तुम सही है मोहित। और करना है क्या? भाई हो गया भाई, परफेक्ट है भाई ठीक है। एकदम परफेक्ट है भाई, ये लात मार के काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये भाई काम होना चाहिए। सो कहाँ थे हम? हेलो गाइस, सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जय पोस्टिंग एंड टोस्टिंग के अनदर एपिसोड जय में। श्री राम सभी भाइयों को। आप देखो सीधी सी बात है यार, अब मैं जीवन में क्या चाहिए? भाई पैसा चाहिए। ऐसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग मैन? कुछ भी नहीं भाई, तैयारी कर जीवन में कुछ तो कर रहा है, तैयारी कर रहा है। एक मिनट, किस चीज़ की तैयारी? 5 महीने सैलरी कहाँ से आ रही है? वो करी थी। वो पहले की बात है, उसके बारे में बोलेगा तो विवाद हो जाएगा। ओ माय गॉड, वो करी थी हमने ऐसे ही समय किस चीज़ की बिताने। तैयारी कर रहा है अभी? अभी मेन मैं अपना डिफेंस की कर रहा हूँ यार, बस वर्दी मिल जाए। वर्दी चाहिए इसको। मुझे याद है, तो वो एनडीए का एग्ज़ाम होता है ना, जो 10th के बाद जो देते हैं लड़के। 10th के बाद ही होता है? 10th के बाद से देना शुरू कर देते हाँ हैं। ये बोलो, 10th के बाद जो देते हैं क्योंकि बोलो। जो एलिजिबिलिटी है वो लोगों की जब तक हो जाती है। तो मुझे एक बार याद है, एनडीए का एग्ज़ाम देने में गया था, काफ़ी दूर था, सेंटर दिल्ली में था। तो मथुरा से दिल्ली पहुंचे एक दिन बहुत पहले। दूर था भाई, बहुत दूर था एकदम यहाँ से तुम मथुरा चले गए थे दिल्ली उत्तराखंड। पहुंचे। हाँ, मथुरा से दिल्ली पहुंचे और मौसी के यहाँ पे एक दिन पहले रुके। बहुत दूर। सुबह पहुंचे बिल्कुल एंड टाइम पर। एग्जाम सेंटर पे 9:59 पे पहुंचे हैं। 10 बजे एग्जाम शुरू होता है ना एनडीए का। ऐसा भी है क्या कुछ? हाँ, एग्जैक्ट 10 बजे के बाद एंट्री मिलनी बंद हो जाती है। बंद हो जाता मेरे मौसाजी ने मेरे को छोड़ा, मैंने सारा फोन जो भी थे डॉक्यूमेंट हेलमेट सब फेंका और सीधे एडमिट कार्ड लेके अंदर। और वो बता रहे थे मैं आखिरी बच्चा था जो अंदर घुसने दिया, उसके बाद जो लोग आए थे, कोई आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने चला गया, कोई कुछ करने चला गया। कह रहे 5 सेकंड बाद जैसे ही 10 बजने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिली। तो एनडीए का मामला बहुत स्ट्रिक्ट है। यूपीएससी का तो हर जगह स्ट्रिक्ट है, कहीं भी चले जाओ यूपीएससी के एग्जाम में नहीं करने देते, चाहे तुम कितने एग्जाम दे चुका है आर्मी के? एनडीए के तो मैं एनडीए के 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। हाँ सीडीएस के 2 दे चुका हूँ, ठीक है। अभी दे ही रहे हैं और भर्ती देख चुके हैं। तो सीडीएस में कैसे आगे क्या प्रोग्रेशन है तेरा फिर? सीडीएस बाद? का प्रोग्रेशन चल रहा है, मतलब जैसे पहले अटेम्प्ट क्या प्रिपरेशन है कुछ? नहीं प्रिपरेशन नहीं, क्या प्रोसीजर है क्योंकि वो मुझे चीज़ इसने पे कुछ बात टाइम करो। पहले बताया था कि ये किसी एग्जाम को दिया है इसने। थोड़ा बताओ उसके बारे में। सीडीएस का यही है मेन कि तुम डायरेक्ट आईए में जाते हो। एनडीए से क्या होता है, मतलब एक प्रोसीजर बता देता हूँ मैं। एनडीए से क्या होता है कि एनडीए से तुम पहले एनडीए 12th कर ली तुमने, एनडीए का एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम पहले होता है, फिर एसएसबी होता है तुम्हारा, 5 डेज प्रोसीजर है पूरा। वो एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद फिर मेडिकल से फिर आपकी मेरिट आएगी, जब जाके आप एनडीए ज्वाइन कर दें। अच्छा। और एनडीए ज्वाइन करके आपको कौन सी पोस्ट मिलती है? एनडीए ज्वाइन करने के बाद जस्ट क्योंकि वो 12th के बाद वाली एंट्री है, तो एनडीए के बाद पहले तो मैं 3 साल एनडीए में ग्रेजुएशन और प्लस ट्रेनिंग दोनों चीज़ एक साथ चलती है वहाँ पे। अच्छा, वो मतलब वो वहाँ के अंदर की बात है कि वहाँ पढ़ाई तो चलती है ही, बट ट्रेनिंग में तो पता ही है, ट्रेनिंग ज़्यादा सब कुछ चलता है सब ट्रेनिंग कुछ के साथ। चलता है। पढ़ाई तो वो कर ही लेते हैं, बस सो पिट के रो मतलब नहीं सीधी बात मतलब वहाँ भी यही हाल है। पिट। हाँ है, वो लोग भाई देखो सीधी बात है, कोई अगर एनडीए क्लियर कर रहा होगा तो लल्लू पप्पू बच्चा तो होगा नहीं। हाँ जी, मेन ये बात ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि रो पिट के पढ़ाई कर लेते, पढ़ाई तो वो कर ही लेंगे। तो उनके लिए वो है मन कि हो चाहे ना हो। मन वाली बात ही नहीं है उनके लिए, वो लाइबिलिटी थोड़ी ना है उनके उनका लिए। मेन ये होता है कि ट्रेनिंग मतलब एज अ फिजिकल टफ बने, क्योंकि वो एक तो उनका होता है मोटो होता है कि फ्रॉम बॉय टू अ मैन, तो जेंटलमैन बनना होता है क्लियर। 3 साल पहले उनसे ग्रेजुएशन होगी वहाँ पे। तो जैसे आर्मी के लिए कोर्सेज होते हैं बीए एंड बीएससी, 2 कोर्सेज होते हैं। और जिन्होंने एयरफोर्स ऑप्ट की होती है वो 3 साल उनको बीटेक कराई जाती है वहीं पे। अच्छा फिर जैसे 3 साल उनका ग्रेजुएशन जिसकी कंप्लीट हो जाती है ना, इसमें हाँ ये एक बात बताना भूलेगी, जो नेवी वाले होते हैं ना वो नेवल एकेडमी के लिए जाते हैं। इसमें नेवल एनडीए नहीं जाएगा, वो एनडीए एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवास में। वहाँ पे तीनों फोर्सेज जाती है, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तीनों जाएंगे वहीं पे। बट जो एक नेवल एकेडमी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, वो एजीमेला में केरला में। वहाँ पे डायरेक्ट वो एनडीए में नहीं जाते बच्चे, वो नेवल एकेडमी में जाते हैं। मतलब मेरिट में सबसे लास्ट ऑप्शन नेवल एकेडमी का ही होता है। उसको इतना लो प्रेफरेंस क्यों दिया गया? नेवल एकेडमी के लिए थोड़े कम मार्क्स से चल जाता है, मतलब वहाँ पे भी बीटेक कराई जाती है, बट वो मेरिट में थोड़ा लो के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खराब है बिल्कुल, बट मतलब है उसमें मेरिट, मतलब मेरिट वाइज होता है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स को मिलती है, 120 to 140 सीट्स होती है। अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स वालों को मिलेगी, फिर आर्मी, फिर नेवी।
अच्छा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ वही मेरिट वाइज उन्होंने हाँ, डिवाइड merit करके wise। रख रखा है। अच्छा। मैंने एक बार किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था, नेशनल ज्योग्राफिक पे आ रही थी शायद, उसमें बोल रहे थे एनडीए के बारे में दिखा रहे थे, तो कह रहा था कि यहाँ पे एक इंसान को मोल्ड करके स्टील में बना दिया जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पे ना कितनी भी गर्मी हो कितनी भी ठंड हो उसे हर चीज़ के लिए अडेप्ट होना है, तो किसी मैन से उसको स्टील में मोल्ड कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, नहीं proper। एक नहीं, वो जो चीज़ मैंने पूछी कि जैसे 3 साल हो गए उसकी ग्रेजुएशन हो गई, जैसे उसके बाद वो किस पर्टिकुलर पोस्ट पे वो अपॉइंट होगा? मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दी उन लोगों ने, जैसे किसी ने बीएससी किसी ने बीए करी कुछ किया, 3 साल के बाद एनडीए से तुम मतलब पास आउट हो जाओगे। एक एनडीए की पासिंग आउट परेड होगी, तो ग्रेजुएशन सेरेमनी बोल सकते हैं जैसे, मतलब हमारी उसमें सेंस में 3 साल के बाद अब तुम अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे। मतलब वहाँ पे भी ट्रेनिंग हो गई, बट अब तुम वहाँ पे रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे। जैसे कि जिन्होंने एयरफोर्स ऑप्ट किया था वो एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगुल हैदराबाद जाएंगे, अच्छा और जो आर्मी वाले हैं वो वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी यहाँ पे जाएंगे, ये देहरादून। अच्छा आर्मी वाले यहाँ जाएंगे आईएमए, और एयरफोर्स वाले एएफए, और नेवी वाले आईएनए एजीमेला, वो भी जाएंगे बाद में। बट वो जो नेवल अकेडमी वाले थे डायरेक्ट वो नेवल अकेडमी गए थे, और जो नेवी वाले थे अब वो फिर से जाएंगे 1 साल के लिए। मतलब टोटल 4 साल का प्रोसीजर है एनडीए से। तुम्हें अगर आर्मी में 1 साल आईएमए हो गई, अब तुम्हारी फिर पासिंग आउट परेड होगी, अब तुम कमीशन हो गए, मतलब एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन हो चुके हो तुम अब। अच्छा। इससे पहले इंसान घर नहीं जा सकता कभी भी बीच में। घर जाते हैं, जैसे एनडीए में क्या होता है, जैसे हमारे कॉलेजेस में टर्म होते हैं ना, जैसे 3 साल का पूरा वो है ग्रेजुएशन, तो हर साल में 2 टर्म होते हैं। हर साल में एक टर्म के बाद तुम्हें 15-20 दिन की छुट्टी मिलती है, अच्छा अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो। अच्छा, ये भी अगर तुम कहीं वहाँ तुमने कुछ फैलाया है रायता या कुछ, अगर तुम्हारा एकेडमिक्स लो है या फिर फिजिकल लो है कुछ, तो वो छुट्टी भी कैंसिल तुम्हारी, तुम वहीं रुको फिर। मतलब 4 साल वहीं। 3 साल एनडीए 1 हाँ। साल आईएमए, मतलब रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने। अच्छा। ये प्रोसीजर होता है 12th के बाद वाला। और अगर अच्छा, इसमें please पूछना चाहो तो continue। तुम लोग ये भी पूछ सकते हो, मतलब कि अगर पता नहीं हो तो, कि ये 12th के बाद एक टेक्निकल एंट्री भी होती है, हाँ एक हाँ, नेवी 10+2 बीटेक, वो मुझे देना था वो एग्जाम, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए 12th। और एक टीएस एंट्री, 2 होती है। मेरे मार्क्स बहुत खराब आए थे। इसमें मैंने सुना है कि जिन्होंने आईआईटी किया होता है उनको भी एनडीए में हाँ एक यूईएस एंट्री होती है एक। अ, उससे क्या होता है कि जैसे ये टीएस एंट्री वाले होते हैं ना, टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले, इसमें क्या है अब तो वो प्रोसीजर बदल दिया है। पहले क्या था कि ओनली परसेंटेज बेस पे बुलाते थे। हाँ, वो परसेंटेज ही तो मेरी मैच नहीं हुई थी, अभी मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था। वही अब क्या कर दिया इन बट लोगों ने? उसमें एक उसमें दिक्कत ये थी, मतलब कि वो ना ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी, और वो जो पोस्टिंग होती थी, कोई जानकार थे वो बता रहे थे कि नीचे जो साउथ साइड में जैसे केरला हो गया, या आपका वो केरला जो नीचे की साइड है चेन्नई वाला, चेन्नई वगैरह, इस जगह केरला पे यही वगैरह। कहीं होती है, तो वो काफ़ी दूर हो जाता है मामला आपका पोस्टिंग, क्योंकि उसमें पोस्टिंग ही 12 होती हैं बस। नहीं ऐसा नहीं है, ये शायद हाँ, ये शायद गलत बताया होगा, या फिर मतलब हो सकता है ऐसा। मैंने एक बार देखा था उसमें जो वैकेंसी थी वो 12 थी टोटल। नहीं वैकेंसी इतनी तो कम नहीं होती, बट हाँ कम होती है टीएस एंट्री में, क्योंकि बिकॉज अप्रॉक्स 70 से 80 होती है अच्छा टीएस एंट्री में, टेक्निकल एंट्री स्कीम में। इसमें क्या होता है कि 12th के बाद तुम लोग जाओगे परसेंटेज, अब तो वो कर दिया कि जेई मेंस देने के बाद उसके ऊपर बेस्ड पे तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ठीक है। जेई मेंस दिया, अब टीएस एंट्री में क्या होता है, तुम लोग को बीटेक कराई जाएगी, वो एक तरह से टेक्निकल बैकग्राउंड के हो गए। मैं वो समझ लोग- गया। वो लोग एनडी नहीं जाते, वो लोग जाते हैं ओटीए गया बिहार में। अच्छा, तो वहाँ पे फिर वो लोग करते क्या है वो लोग? मैकेनिकल जितने भी वो होते हैं उन चीज़ों का, जैसे कोई इंसान है जो आर्म्स बना रहा है, तो उसमें अब किसी ने मैकेनिकल से कर ली मान लो जैसे suppose। मतलब नहीं, जैसे बीटेक उसमें 12th के बाद तुम्हें टीएस किया, टीएस से क्या होता है तुम्हें रिटर्न पेपर नहीं देना होता, तुम्हें डायरेक्ट एसएसबी की कॉल आती है। एसएसबी तुम क्लियर करोगे, मेडिकल्स क्लियर करोगे, फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 80-90 बंदे जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो ओटीए गया में जाएंगे। ओटीए गया से क्या करते हैं, हमारे आर्मी में होता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जैसे सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, एक सिकंदराबाद में कहीं पे मुझे कंफर्म नहीं, बट मुझे एक सीएमई पुणे का पता है। तो वो ओटीए गया पहले जाएंगे, फिर वहाँ से 3 साल बीटेक करेंगे, और 1 साल मतलब 4 साल की बीटेक होती है वैसे तो, 3 साल अपने मेरे वो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में बीटेक करेंगे, फिर 1 साल ओटीए गया में ट्रेनिंग भी करेंगे, और 4th ईयर भी फाइनल करेंगे। और अच्छा। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि जिसको कंप्यूटर साइंस से करनी है वो कंप्यूटर साइंस से करो, जिसे मैकेनिकल से करनी है मैकेनिकल से करो। मतलब जिसको जिस ब्रांच या जिस फील्ड से करनी है उससे कर लो। तो ये टीएस एंट्री वाले तो ओटीए गया जाएंगे, और जो 10+2 बीटेक एंट्री होती है वो वहाँ जाती है आईएनए नेवल अकेडमी वाली। ये है भाई ये बहुत पढ़ाई है, फौज में भी बहुत पढ़ाई है। हाँ, तो भाई हाँ किसी ये पहले मुझे भी यही लगता था, हाँ। मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भैया खुद हैं,
वो ऐसा अंदर जाके सबको लगता है ना कि फौज में एक बार चले गए तो फिर बस पढ़ाई केवल नहीं है। फिजिकल है, नहीं सब। पर ऐसा नहीं है, वहाँ और ज़्यादा पढ़ाई है फिर। क्योंकि बट भाई ये है कि वहाँ थोड़ा वो जोन बदल जाता है बस, कि वहाँ तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक यही पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, जियो पॉलिटिक्स हुआ, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुआ, ये सब हुआ। ये यहाँ पे तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बस अंदर ये बदल जाता है और कुछ नहीं ये बदलता। असाइनमेंट, ये कॉलेज फेस्ट, ये वो नहीं, ये है ना कि जो जैसे 12 के बाद जो उसकी सैनिक की जो भर्ती देखते हैं, नॉर्मल जो सैनिक, उनका सिस्टम अलग है। वो दौड़ लगाने वाली होती है हाँ, ना, वो दौड़ चीज़- लगा के वो भर्ती चीज़- वाली। वो भी देखी है। नहीं, वो चीज़ अलग है। बट अगर आपको एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट चाहिए किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट आर्मी, किसी भी फील्ड में, तो तुम्हें अपने ऊपर वर्जिश करनी ही पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा ही, और कंटिन्यू रगड़ना पड़ेगा ताकि तुम निखर के आओ। जैसे वही चीज़ तू जो बोल रहा था, मैन मोल्डेड इनटू स्टील वाली बात। तो भाई अब आदमी से अगर लोहा बनना है तो भाई तपना तो पड़ेगा ही, वही वाली चीज़ है। तो आर्मी तो भाई और एकदम एक्सट्रीम वाली ये चीज़ हो कैसी गई। इनकी पोस्टिंग क्या होती है? जैसे जो ऐसे तूने बताया अभी कि लेफ्टिनेंट बनता है स्टार्टिंग में एनडीए से निकलने के बाद, उसके बाद ये रैंक्स का कुछ आइडिया है? देखो ये ऑफिसर्स रैंक स्टार्ट होती है लेफ्टिनेंट से। मतलब बेसिक जो है लेफ्टिनेंट। आर्मी की, हाँ। अगर कोई एनडीए से निकल रहा है तो वो लेफ्टिनेंट बनता है। एनडीए से निकलने के बाद मैंने बताया ना, पहले आईएमए जाएंगे। हाँ, हाँ, आईएमए के बाद जो अपना मतलब एक तरह से सबसे NDA पहला entry बोलो। हाँ, सबसे एनडीए से पहला निकलने के बाद एनडीए एंट्री बोल सकते हैं, अच्छा क्योंकि एनडीए से निकलने के बाद तो फिर आईएमए जा रहा है। अच्छा, आईएमए के बाद पहले इंसान लेफ्टिनेंट बनता है। पहले, हाँ, अब लेफ्टिनेंट बनते हैं, पता नहीं कितना 99 में या फिर 2001 से पहले होता था एक पोस्ट होती सेकंड लेफ्टिनेंट, अच्छा। अब वो हटा दी, अब सीधे डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट के बाद फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर है, प्रमोशनल एग्जाम्स होते रहते हैं, वो क्लियर करते जाओ। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मतलब ईयर वो टेन्योर बेस भी होता है, अच्छा। 5-6 साल बाद कैप्टन हाँ, में मतलब जाते या हैं। तो तुम ईयर वाइज अपना प्रमोशन लो या एग्जाम देके रिटर्न लेफ्टिनेंट, क्लियर कर्नल करके। या फिर मेजर तक टेन्योर वाइज तुम्हें ऑटोमेटिक मतलब मिलता रहता है। बट उसके बाद एक्सपीरियंस एंड वो पूरा तुम्हारा वो देखा जाता है। एसीआर होता है हमारे आर्मी में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट करके, अच्छा उसके बेसिस पे तुम्हें फिर वो मिलेगी रैंक। क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल बन जाते हैं ना, तो फिर तुम बटालियन कमांड करने लायक हो जाते हो। और बटालियन कमांड करने का मतलब है तुम सीओ बन जाओगे। मतलब एक बटालियन में कितने ग्रुप्स होते होंगे, कुछ आइडिया है? एक बटालियन में अप्रोक्स 1200 बंदे होते हैं। उसको हेड करने के लिए एक सीओ होता है। कितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में? एक बटालियन हेड करने के लिए मतलब जनरली एक कर्नल रैंक से लोअर वाला तो नहीं कर सकता। हाँ, मतलब वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा? वहाँ तक लेफ्टिनेंट से पहुंचने में- जनरल रैंक तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता होगा इन जनरल, ये बोल रहे हैं? ये कर्नल रैंक तक ना, हाँ, कर्नल तक ना, कि जो पूरी कर्नल बटालियन तक पहुंचने में अप्रोक्स 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। अरे भाई, कितना एक्सपीरियंस होता है जब जाके एक बंदा बटालियन को संभाल सकता है। और उसके बाद भी कुछ होता है? उसके बाद होते हैं, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे एक सीओ कर्नल बन गया, वो सीओ बनने के लायक है। मतलब सीओ मतलब कमांडिंग ऑफिसर। और ये आर्मी में 2 टर्म होते हैं जनरली, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ओसी और सीओ। एक होता है ऑफिसर इन कमांडिंग। ऑफिसर इन कमांडिंग एक तरह से 2IC होता है, मतलब सेकंड इन कमांड। ऑफिसर इन कमांडिंग मतलब है कि जो कमांड कर रहा है, मतलब जो जूनियर्स पे वैसे कमांड कर रहा है, मेजर रैंक का या फिर लेफ्टिनेंट रैंक का या कैप्टन रैंक का, वो एडजुटेंट ऐसे मतलब बहुत सारी पोस्ट संभालता है। एक सीओ होता है कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसरों पे कमांड करे। क्योंकि बटालियन के अंडर भी बहुत सारे हाँ, ओसी मिल officers, जाएंगे, बिल्कुल, कैप्टन बिल्कुल। होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे, कितने बिल्कुल। होंगे, बहुत होते हैं। इसका मुझे जनरली डीप नहीं है, मतलब बिल्कुल डीप नहीं पता कि कितने होते हैं एक बटालियन में। बट सीओ होता है कमांडिंग ऑफिसर एंड ओसी होता है ऑफिसर इन कमांडिंग। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम ही तो है, सेम नहीं होता। बट ये सीओ हो गया कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर्स पे कमांड करता है। बिल्कुल समझ गया मैं। कर्नल तक के लिए पहुंचने के लिए कर्नल। 21 साल 21 साल सर्व करना पड़ेगा, वो भी आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे आगे निकलना पड़ेगा इस चीज़ में। और जैसे मैं एक है, मैं नाम भूल गया यार, एक है जो इस पे भी आए, बियर बाइसेप्स पे भी आए, अगर देखा हो तो। ये सौरभ सिंह शेखावत सर। नहीं, जिन्होंने उसको वो दी थी अपनी एक कटार सी दी थी यार, उनका नाम क्या है? एक है जो अपना शायद कर्नल राजीव भरवान। हाँ, वो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। वो अच्छा अपना वो अकेडमी। पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो मतलब वैसे मैं सही कहता हूँ ना, बट वो अभी कहना चाहूँगी, बंदे वो ऐसे हैं यार, वो नेचुरल बंदा है एकदम। हाँ, वो ऐसे सिखाता है, मतलब वो ना एक तरह से कोचिंग नहीं खोल रखी उन्होंने ऐसा चला रखा है कि उन्हें पता है कि कैसा बंदा बन सकता है ऑफिसर। तो वो वही वो चीज़ें वीकनेस को हटा करके हाँ। पॉजिटिव चीज़ों पे काम करवाते उन्होंने हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दीवारियां हाँ। बैठा के तुम्हें 4 लेक्चर दे दिए तो तुम्हें SHB का हाँ, ज्ञान दे बिल्कुल, दिया, वो अब जाओ देखा interview है देने, उनका, चलो, ठीक है। जितने ऐसे भी इंटरव्यू उसको नहीं देखा होता है। SHB एक ऐसा प्रोसीजर है, तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम आपको करना चाहो। आपको वो पूरी लाइफस्टाइल में बिठा देते हैं कि ये है पूरा प्रोसीजर। उसके बाद देखते हैं कि कितना और केपेबल है। अब जैसे वो उन्होंने एक बात की थी
अपने रैंक को लेके कि किस तरीके से अपने उसमें टॉप किया उन्होंने, मतलब पैर वगैरह टूट गया था उनका, वो फिर भी भागे, हॉस्पिटल से भाग के आ गए, उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारा तो सर्टिफिकेट नहीं है, वो भागे, उसमें जीत भी गए, तो उन्हें कोई पोस्ट मिली थी। अच्छा। कुछ मिला था, मतलब एक रैंक मिल गई थी कि अपने बटालियन का सबसे, अब मैं भूल गया भाई, टाइम हो गया देखे हुए उनके उसको पॉडकास्ट को। तो ये डिवीज़न का क्या है, जैसे कि मैंने सुना भी है, जैसे मेरा जो नेबर है उसके मामा जी भी और मौसा जी दोनों आर्मी में ही है। तो दोनों का क्या है कि एक इंसान को पे मिलता है जो बॉर्डर पे काम कर रहा है, उसका पे है 70,000 85,000। अगर कहीं पे ऐसी कोई कंडीशन में क्रिटिकल साइट्स हैं वहाँ पे उसका पे हाई हो जाएगा। कुछ कुछ जो है वो ऑप्ट करते हैं कि हम सेफर साइड पे रहें, नॉर्मल जहाँ पे सिविलाइजेशन है वहीं पे है, कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनकी सैलरी हो रही है 45 to 50,000। तो इसमें भी रैंक्स का डिफरेंस रहता है कि जो मतलब बॉर्डर पे जाएगा वो कोई और रैंक का होगा, जो ऐसे ड्यूटी कर रहा है वो अलग रैंक का होगा। नहीं, ऐसा डिफरेंस नहीं होता, वो उसके ऊपर है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। जैसे अच्छा। अभी जैसे अगर बंदा मतलब कोई फील्ड में पोस्टिंग है, अगर फील्ड में जैसे किसी कैप्टन का टेन्योर पूरा हो रहा है, जैसे उसने 2 साल या 2.5 साल जो भी टेन्योर होता है वो पूरा कर लिया, अब उसकी जगह कोई ऑफिसर को अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो वो कोई भी मना नहीं, ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा कि तुम बिल्कुल मना कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक तरह से तुम अगर वहाँ पोस्टिंग आ रही है तो वो रैंडम होता है, पोस्टिंग दे दी जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि तुम चूज कर सकते हो कि मैं बॉर्डर पे रहना प्रेफर करूंगा या मैं यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बट जैसे एक बार जैसे तुम्हारी पोस्टिंग अभी पीस में है, जैसे मान लो तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ मथुरा, ये मथुरा पीस में आता है, पूरा पीस एरिया है। तो जैसे मथुरा से पोस्टिंग अगर किसी की जा रही है तो वो फील्ड आएगी, मतलब फील्ड आने वाली है उसकी पोस्टिंग, उसने एक बार फील्ड वो कर ली, वहाँ पे उसका टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद ऑप्शन रहता है, मुझे इतना डीप नहीं पता, बट वो लोग कोई कोई बोलता है कि मुझे फील्ड में यहीं पे दोबारा से पोस्टिंग दे दो, बट जनरली ऐसा होता है कि अल्टरनेट होती है, एक बार फील्ड एक बार पीस, एक बार फील्ड एक बार पीस, ऐसे चलता है। एक विवेक जैको, मैं एक पैरामाइनर, हाँ, उनके बारे में मैंने उनकी वीडियोस बहुत देखी हैं यार, वो ऐसे ऐसे किस्से बताते हैं कि वो पैरा सबसे यार एक यूएस आर्मी के बारे में बता रहे थे ना, कोई जॉइंट ऑपरेशन करा था उन्होंने, कोई जैसे एक्सरसाइज जो करते हैं, हाँ, बिस्लरी का पानी, तो वो कहते हैं कि यूएस वाले तो हमारी तरह सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा उनके लिए टैंक आता है भाई साहब जिसमें पूरा का बिस्लरी का पूरा, पानी, हाँ, और यहाँ पे मिनरल लोग वाटर यहाँ पे लोग भाई साहब चने खा के जिंदा रह जा रहे हैं। बिल्कुल बात तो सही है। उन्होंने एक बात इंडियन कही आर्मी थी की कोई वो कि नहीं मैं है। एक टाइम पे इतना खतरनाक हो गया था कि मुझे कोई भी एक सिविलियन, कोई दूसरा बंदा अगर वो मुझसे कुछ बात भी करना चाह रहा तो मुझे वो थ्रेट लगता था। तो किस लेवल पे ऑपरेट करते होंगे ये लोग, क्या ट्रेनिंग चलती होगी इन लोगों की, बताओ, कोई नॉर्मल इंसान भी उसको थ्रेट लग रहा है। बट वो शायद ये भी रीज़न है कि एक इकोसिस्टम ऐसा बना देते हैं उनका कि जिस जगह वो पोस्टेड होते हैं, जिस चीज़ के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, अगर वो सेंसिटिव ना हो इतना तो शायद वो ख़त्म हो जाए अगले पल। मतलब देखने के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ह्यूमन माइंड किस लेवल तक ट्रेन होने के लिए पॉसिबली बना हुआ है। हम लोग जैसे अपन लोग जो है जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। नॉर्मल सिविलाइजेशन है, नॉर्मल चल रही है ज़िंदगी, 9 to 5 की वर्क लाइफ है। बट जो आर्मी ब्रैट है, जो जिसके पेरेंट्स रहे हों, है ना, जैसे आपके पिताजी रहे हैं या कोई भी बड़ा आदमी रहा हो, जैसे भैया ही हैं या ताऊ जी हैं, चाचा जी, तो उनके उस फैमिली में कल्चर डेवलप होता हुआ दिखेगा। कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी। कुछ नहीं तो भाई साहब इंसान बालों को लेके टोक दे रहा है कि अरे ये कैसे बाल कटवा रखे हैं, है ना। वो डिसिप्लिन, इससे ज़्यादा बाल भी बढ़ने चाहिए। वो डिसिप्लिन चीज़ जो होती है वो इनकॉर्पोरेट होने लगती है धीरे धीरे। वो ड्रेसिंग सेंस में भी दिख जाती है और हेल्थ, हर चीज़ से दिख जाती है। हर चीज़ से मतलब इंसान की बियर्ड किस लेवल पे शेव है ना, बाल किस लेवल पे। तो आप इस चीज़ पे बताओ कि आपके जैसे पेरेंट्स का, जैसे आपके भाई भी हैं, तो वो कैसा रहा है एक्सपीरियंस बचपन से लेके अभी तक का, मतलब क्या डिफरेंस महसूस हुआ है कि खुद में और आपका जो जनरल कोई दोस्त रहा है उसके बीच में, कि भाई इस टाइम से इस टाइम के घर में घुसना है, वो ऐसे ही डोल रहा है, मतलब ये जनरल मैं वो बोल रहा हूँ एग्जांपल, बट अपना वो बताओ। मैंने तो अभी तक, जैसे मैं अभी 3 साल हो गए सिविल में हुए पापा के रिटायर होने के बाद, तो मैंने तो बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है, मतलब बहुत बड़ा। क्योंकि पहले हम शुरू से रह रहे थे पापा के साथ, यहाँ से वहाँ पोस्टिंग, वहाँ से यहाँ पोस्टिंग, इस कैंट से उस कैंट चले आ रहे थे। मेन डिफरेंस मुझे लगता है लोगों की मेंटलिटी में बहुत है, क्योंकि मैंने जैसा देखा है अभी तक, जब से मतलब थोड़ा ये टेक्नोलॉजी ज़माना ज़्यादा हो गया, उससे पहले मतलब अराउंड 2015 तक, तो वहाँ पे क्या है, बंदे सेल्फिश बहुत कम होते हैं आर्मी में। मतलब डिफेंस फोर्सेस में, पूरी आर्मी नहीं बोलूँगा, पूरी डिफेंस फोर्सेस में बहुत सेल्फलेस बंदे मिलते हैं एकदम, मतलब कि
बिल्कुल ऐसे बंदे होंगे कि वो पहले दूसरे का वो देखेंगे कि अगर इसका कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तभी अपना वो सोचते हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है। अच्छा। वो एक्सेप्शन कहीं ना कहीं मिल जाता कोई ना कोई। कल एक मीम आ रहा था कि यूएस सोल्जर है, उसको लोग सल्यूट कर रहे हैं कि रेस्पेक्ट, और वहीं जो इंडियन सोल्जर है उससे कहते हैं भाई कैंटीन से वाली दारू निकाल के ले आई हो। तो यहाँ हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढा जाता है कि यार इस बंदे से कैसे मदद ले ली जाए। तो जैसे तूने कहा कि डिफरेंस जो है कि मतलब ही लोग, बिल्कुल सही मतलब ही ये है कि हाँ हकीकत बात है, नो डाउट। बता यार उस इंसान को तुम चलो सैल्यूट ही कर दिया करो महीने में एक बार, अगर तुम्हें दिख रहा है उससे तुम दारू की बोतल मंगवा रहे हो, चलो कैंटीन सैल्यूट से। भी मत करो तो कम से कम एक ये पूरे खानदान की दारू की बोतलें मंगवा ली जाती हैं उससे साल भर की। वो इंसान ही क्या सोचता हो यार मैं ड्यूटी किस चीज के लिए कर रहा हूँ, दारू की बोतल लाने के लिए लोगों के लिए कि ये लोग मुझसे दारू की बोतलें मंगवा लें। लाइक मजाक हट गया। लेकिन तुम कभी भी देख लेना, कोई आर्मी की फैमिली होगी, उसके टच में कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा, यार हमारा कैंटीन से ये चमनप्राश ले आइयो, या बॉर्नवीटा ले आइयो, या मैगी ले आइयो, या राशन का पूरा सामान मंगवा लेते हैं यार। 4 से 5 चीज इतनी कॉम्प्लीमेंट्री है। आर्मी फैमिली का खुद का महीने का बजट नहीं हो पाता इन लोगों का लाने के चक्कर में। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी सरकार ने यही किया है ना अभी की, हाँ लिमिट बना दी है, लिमिट कर दिया है। मैं एक बार गया था कैंटीन, ताऊ जी मेरे एयरपोर्ट से रिटायर्ड है, तो उनके साथ गया मैं। अब मुझे तो बाहर रोक दिया था, कह रहे मैं अंदर जा रहा हूँ, कह रहे मेरे पास कार्ड है तू नहीं जा सकता। मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि ट्रॉली में मैगी भर के, पूरी ट्रॉली मैगी से भरी हुई है। भाई वो बेचने के लिए लेके जा रहा होगा पक्का। बेचने के लिए क्या लेके जा रहा होगा, किसी ने मंगवाई होगी। अरे सारे लोग मंगवा लेते हैं तो भाई इतनी महंगी बेचते तो बहुत कम है, ऐसा बेचते तो नहीं है, लेकिन वो गांव में सर्किल के लोग इतने होते हैं ना, सर्किल के लोग इतने मंगवाते हैं कि हमारे लिए 25-30 ले आइयो, हमारे लिए 50 ले आइयो, तो पूरी ट्रॉली भर के मैगी। भाई कितनी मैगी उस खाएंगे। इंसान ने जब अपनी कार में पलटी में देखता रह गया यार ये क्या चल रहा है, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पर। तो इंडिया में मैगी ये खा है, कैसे रहे हैं लोग। ये जो जैसे सेल्फिशनेस की जो बात हो रही है, इंडिया के लोग इससे ज्यादा बड़ी नहीं सकते कि सही है। नहीं मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई। अगर जैसे ये है, अगर कल को ये फौज में लग जाएगा, तुम चाहते हैं ये लग जाए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी कर रहा है, ये कोई ऑफिसर बन जाता है तो उससे सबसे पहले छूटेंगे भाई ये दारू की बोतल ले कि ये वाला ब्रांड ले। इससे कोई ये नहीं पूछेगा कि तेरी फैमिली में सब ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता मैं एडजस्ट करवा दूं, कुछ नहीं, सबसे पहले दारू की बोतल। ये एक चीज है जो मुझे बहुत गंदी लगती है। हाँ ये कर रखा है। और ये मैंने कल ही मीम पढ़ा था, ये नहीं यार बड़ी सटीक चीज है। कैंटीन वाला बना रखा है लोगों ने। और ये जो बहुत से सो कॉल्ड जो होते हैं इंटेलेक्चुअल, ये जो दिल्ली विल्ली में बैठे रहते हैं नेट वगैरह में, बोलते हैं कि इन्हें सस्ता क्यों मिलता है सामान, ये वो। तुम जाके बॉर्डर पे खड़े हो, वही हाँ, एक तो बॉर्डर वाली बात भी नहीं है, और इन लोगों को थोड़ा बैठे बैठे ना थोड़ा ज्यादा ज्ञान आता है। हाँ मैं personally इंटेलेक्चुअल, बोलना नहीं चाहूंगा वो शब्द, इन लोगों को बहुत बैठे बैठे बहुत ज्ञान वो करने का मौका मिलता है इन लोगों को। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर बॉर्डर पे खड़ा है तुम तभी मानोगे कि वो फौजी है या फिर फौजी वो। है। क्योंकि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी भी चलती है, तो उसके भी प्लेटफॉर्म या वो होते हैं लेयर्स, कि नीचे ये काम कर रहे हैं, ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर वहाँ पे अगर बॉर्डर पे कोई है, उन्हें भी कोई हैंडल करने के लिए या फिर मतलब उन्हें भी एक तरह से हेल्प करने के लिए, जैसे यहाँ मथुरा में बॉर्डर तो नहीं है बट आर्मी है, तो आर्मी अपने हिसाब से यहाँ पे भी काम कर रही होगी ना। बहुत डॉक्यूमेंट्स वर्क होते हैं भाई बहुत होता है भाई। बहुत, जैसे अपने ये एम्यूनिशंस हो गए, आगे हो जा, war आगे हो machines जा। हो गई। वो माइक में आवाज ना जाए शायद भाई। मैं भाई टोक देता हूँ भाई, सीधे सीधे देख लो भाई। फिर एम्यूनिशंस हो गए, वॉर मशीन हो गए, इनको भी वो करना है, मेंटेन करना है। बहुत चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है तुम बॉर्डर पे खड़े हो तभी एक फौजी को तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो। क्योंकि नहीं बस एक पॉइंट, क्योंकि मैं तो वहीं पे पढ़ा हूँ ना आईसीएसई बोर्ड में, वहीं पे मेरा स्कूल था सेक्रेड हार्ट, और वहीं है पूरा कैंटोनमेंट एरिया। बिल्कुल। तो पूरा मथुरा एक साइड, आज से नहीं 10 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, तब तो इतनी रोड्स वगैरह वो नहीं था कि जो अब सही हो गई हैं। तो पूरा मथुरा एक साइड और वो एरिया एक साइड, वहाँ की साफ सफाई एक साइड, ठीक है। हमें सुबह सुबह जाते थे तो हमें भाई साहब पूरी परेड सी दिखती हुई दिख जाती थी, भाई साइकिल कर रहे हैं, हाथ में गन्स हैं, दौड़ रहे हैं भाई साहब, कम से कम 10-20 किलोमीटर। पूरा अलग ही दिखता है वो जोन। लोग कहते हैं कि रोड्स डेवलप नहीं करते लोग टाइम पर, नॉर्मल सिटी में बात बता रहा हूँ, सफाई नहीं होती है ना, बिजली के तार ऐसे टूटे हुए हैं, झुके हुए हैं, गाय भैंस घूम। किसी भी कैंटोनमेंट एरिया में चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया में कभी भी तुम्हें रोड पर इतना सा भी कोई कचरा नहीं मिलेगा, और रोड्स में एक भी गड्ढा नहीं होता। मैं केवल अपनी सिटी की बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि कहीं नहीं मिलेगा पूरे कैंटोनमेंट जोन में, पूरे इंडिया में। वो लोग बहुत क्या तमीज वो से काम रखते नहीं हो हैं। रहा?
क्योंकि उनकी अथॉरिटीज इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतनी डिसिप्लिन है कि टाइमली रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता रहता है, हर वक्त सफाई होती है, और जब आप उस जोन में जा रहे हो तो आपकी भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यहाँ गंदगी नहीं करनी। बिल्कुल क्योंकि भाई। जब लोगों को हैबिट डलती है ना कि यार यहाँ कोई साफ सफाई गंदगी नहीं हो रही, यहाँ डस्टबिन में ही फेंको, आदमी वहीं से कॉन्शियस होता है। तो ये और दूसरी चीज़ ये जो तू बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि लोग ज्ञान देते हैं, मैंने बीच में कोई कैजुअलिटी हो गई थी किसी आर्मी की ऑफिसर की, बॉर्डर पे, शायद राजस्थान के किसी बॉर्डर की बात है, तो वो फोटो आ रही थी, वहाँ वीडियो, कि ये इस जगह पे हुआ है, उधर कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि कुछ खतरनाक है, लेकिन आप खुद ये सोचो कि आप बॉर्डर पे हो, ड्यूटी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता सामने वाली साइड से कब छुप के कोई गोली चला दे, तो आप 24 घंटे थ्रेट में हो। आप जब भी ड्यूटी कर रहे हो कोई ये नहीं देखता कि आर्मी ऑफिसर, कोई भी आर्मी ऑफिसर अगर बॉर्डर पर है, कहीं भी है, उसकी लाइफ 24 घंटे स्टेक पर है, और उसके बारे में ये बातें करना कि वो प्रिविलेज उठा रहे हैं टैक्सेस का, ये बेसलेस चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है हमारा, उसको इतना अवेयर हो जाना चाहिए कि ये जो बातें करते हैं इनका मुंह कैसे बंद करा जाए और इनको तुरंत जवाब दे दिया जाए, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जितनी उछलेंगी उतना हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम ये सब होने दे रहे हैं एज अ सिविलियन। क्योंकि हाँ, हमारी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर देखते हैं कि हम कैसे इंडियन सिविलियन अच्छे बन सकते हैं, तो भाई हमारी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश की तरफ कि भाई जो कर रहा है, जो वहाँ पे तैनात है, जो हर चीज़ को फेस कर रहा है, जो जिस चीज़ से इंडिया की एक बहुत मेजर पार्ट बहुत स्मूथली रन कर पा रहा है, तुम कम से कम उसे इज्जत तो दो, कुछ नहीं तो। एक अभी जो चाइना के संग डिस्प्यूट हुआ था, क्या गलवान वैली का, उसकी जो वीडियोज आई थी कि कितने, और उससे पहले ही जो एक डिस्प्यूट हुआ था कि कितने इंडिया के 48 सोल्जर्स शायद शहीद हो गए थे। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कितने करे थे, 140 प्लस मेरे ख्याल से। तो तुम खुद देखो कि इंडियन आर्मी क्या चीज़ है। नहीं तो और उनके बारे में ये बात हो रही थी कि पार्लियामेंट में कि ये लोग मार खा के आ रहे हैं, तुमने पूरी पिक्चर बताई कि क्या करके आए हैं वो वहाँ पे। चाइना ने तो ये बात छुपा के रखी है। कई जो मीडिया एजेंसीज हैं जो इंडिपेंडेंट, उन्होंने ये चीज़ रिलीज करी है कि कितने जो कब्र बनाई जाती है उनकी 140 प्लस, और उन्होंने टोल दिखाया है कि हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, या कुछ जो नंबर दिखाया वो इंडिया की फौजियों की डेथ टोटल से भी कम है। है ना। तो यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपनी आर्मी की एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट तो करो। वो वीडियो कितनी खतरनाक है यार, अपने कि को पानी लेक के बीचों में, उस साइड चाइनीज सोल्जर है, इस साइड इंडियन सोल्जर्स हैं, और जो क्लैश हुआ है कितने लोगों के मुंह, आंख सूज गई, हाथ टूट गया। तो जो फाइट होती है, 1-on-1 बैटल जो होता है भाई, वो तो ब्रूटैलिटी होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो कोई रेफरी नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो भाई देखा जाता है कि इसने चीटिंग कर दी, इसने पहले। यहाँ तो भाई किल है, वहाँ तो किल है। हाँ, सीधी बात है भाई, तुम सामने वाला ओपोनेंट तुम्हें मारने के लिए ही बैठा है वहाँ पे। सही बात है। आई एम श्योर कि तेरे पास भी कुछ स्टोरीज अंदर की आती होंगी इस बारे में। नहीं, रुक जाओ, पहले फैमिली वाली बात को कंप्लीट करेंगे भाई। फैमिली वाली बात, मेरे को वो चीज़ जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि जो डिफरेंस दिखता है ना सोसाइटी में, एक बच्चे की अगर अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुई है, और हम जैसे हमारे यहाँ पे फैमिली में कोई नहीं रहा, तो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसमें क्या डिफरेंस है हम विजुअली तो देख लेते हैं। जैसे इसने बताया कि जो सेल्फलेसनेस है, सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, जो लोगों के पीछे कंपैरिजन बता रहा है। अब और क्या चीजें हैं जो कि वो अंतर करती हैं, मतलब जो दिखता है, मतलब मेजरली हमारे आंखों को दिख जाए। और एक वो ये वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिविलियंस या फिर बाहर लोग संस्कार नहीं दे रहे या फिर ये वो, बट ये रहता है कि थोड़ा, क्योंकि जैसे वहाँ हमारे पापा ड्यूटी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो ऑफिसर्स को देखते हैं। जैसे मेरे पापा तो खुद एक मतलब अदर रैंक्स थे, सूबेदार से रिटायर्ड है वैसे तो, बट अदर रैंक्स में आते हैं, ऑफिसर्स तो नहीं थे। तो वो देखते हैं वहाँ पे कैसा वो चल रहा है। और जो हमसे सीनियर होते हैं, जो इनके मतलब जो पापा के साथ के सीनियर होते हैं, जो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो भी उसी बैकग्राउंड में अपब्रिंगिंग हुई है उनकी, तो उन्हें ऐसा लगता है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पे हम लोग अगर शाम को अगर निकलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, कुछ फास्ट फूड खा के आते हैं। वहाँ ये सब चीज़ें पहले से ही कम कर रखी होती हैं। फास्ट फूड बहुत रेयर मिलेगा तुम्हें कैंट में, वो अब होने लग गया है, पहले नहीं होता था। मैं पहले के हिसाब से बता रहा हूँ, अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है सब पूरा सब कुछ। तो एक तो फास्ट फूड कम मिलेगा, और शाम को अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ तुम्हें आसपास इतने मतलब ग्रीनरी और ग्राउंड्स और कोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे ना कि तुम्हें और कुछ देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि यहाँ खेल लेते हैं, वहाँ खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और यहाँ सिविल में क्या है ऑपोजिट इसके,
कि चल यार घूम के आते हैं, खेलने नहीं घूम के आते हैं, घूमने निकल पड़ते हैं लोग। ना कोई कोर्ट से ना ग्राउंड से हाँ, खेलने के। एक तो कोर्ट्स ग्राउंड्स की कमी, और एक मतलब अगर कहीं स्टेडियम है भी तो वहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे वहाँ, क्योंकि वहाँ अगर बाई चांस हम यहीं का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे अपने जो स्टेडियम है कि पास बनवाओ तुम जब जाके एंट्री मिलेगी। और थोड़ा लोगों का ना अब थोड़ा टेक्नोलॉजिकल उसमें ज़्यादा लोग घुस गए हैं, फ़ोन चला रहे हैं, अंदर भी घर में फ़ोन चला के आ रहे हैं, बाहर फिर उसी का इफेक्ट दिखता है। फ़ोन में तुम जो देख के आ रहे हो बाहर वही बातें चल बिल्कुल रही सही है बात है। कि आज उसने ये कर दिया, एलविस भाई ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जिनने मतलब जो कुछ करते भी नहीं है ना उनको भी लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं भाई नहीं भाई, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है इंसान। बातें होती रहती हैं यहाँ पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोल रहा है कि भाई ये चीजें ना लोगों के माइंडसेट पे इस तरीके से हावी है कि जो ग्राउंड रियलिटी है चीजों की, लोग उस चीज को बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं। मेरे ताऊ न्यूज़ जी- में दिख गया तो दिख मेरे गया। ताऊ जी आर्मी से रिटायर्ड जो बड़े भैया हैं उनके बेटे, वो उसी प्राइवेट सेक्टर में थे पहले, फिर 2-3 जॉब्स बदली, उनका मन नहीं लगा, उनका शुरुआत से था डिफेंस में जाने का। 1 साल का ब्रेक लिया कोविड के बाद से, उसके बाद प्रिपरेशन करके उन्होंने एक एग्ज़ाम क्लियर किया। आज वो असम में कहीं पोस्टेड है। और वो जो सबकॉन्शियस होता है ना आदमी का कि पापा बाहर रहते टाइम डिसिप्लिन घर में है, ये चीज़ नहीं करनी, इतने बजे तक घर आ जाना है, हाँ वो बिल्कुल। रहती है। और उसके बाद जब वो देखता है ना अपब्रिंगिंग, यार वो वर्दी जब देखता है अपने पापा की, प्राउड होता है, उसे भी वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। बिल्कुल भाई। और वो किसी सिविलियन के उसमें बिहेवियर में आने में बहुत टाइम लगता है। या तो उस इकोसिस्टम में वो भी रह रहा हो, उठना बैठना उसके ऐसे दोस्तों के साथ हो, या फिर वो उसका खुद का सेल्फ अंदर हाँ से भाई, कुछ हो नो कि यार डाउट, नो मुझे डाउट। सर्व करना है कंट्री के लिए। क्योंकि मैं बताऊं, मैं अपना खुद का वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। तो जिनकी मैं बोल रहा था ना कि मेरे नेबर हैं जिनके मामा और मौसा जी आर्मी में, तो उनके एक भाई भी हैं, मतलब मामा के ही एक और भाई, उनके मामा ही लगते हैं वो ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से कि आर्मी में हो जाए, आर्मी में हो जाए। फिर ये आपका अग्नि पथ वाली जो स्कीम है वो आ गई, रिटर्न दिया था, क्लियर हो गया था, अब उनको मेडिकल वगैरह देना था, फिजिकल था। वो इंसान बोलता है, मतलब हमसे बहुत बड़े हैं वो, तो वो बोलते थे कि हमारे यहाँ पे जब कोई फौजी आता था ना, शहीद हो गया है, उसको लेके आया गया है, तो हम लोग भाई साहब 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से बाइक चला के चले जाते थे गांव में, सिर्फ ये देखने के लिए फौजी आए। मतलब उसके अंदर, वो खुद बोलते हैं, हमारे अंदर ऐसी आग बढ़ती थी, गांव कहते तो वैसी लैंग्वेज है कि मतलब छाती ऐसे हो जाती थी कि देखने जानो है। बाइक उठा उठा के भाई साहब, एक ही बाइक पे 4-4 लौंडे बैठ के जा रहे हैं, क्या तो फौजी आएंगे भाई साहब, पूरा ड्रम बीट के साथ वैसे आते थे पूरी एकदम। बिल्कुल हाँ। अब वो लेके आने के लिए वो लोग देखने जाते थे, मतलब वो कहते हैं ना जोश। उनसे पूछो कि क्या करना लाइफ में, कच्छू ना करना, सामने वाले वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होके जो सामने वाले दुश्मन है ना उनको मतलब मारना है हमें, मतलब अपने देश को सर्व करने का वो जो वो ये इग्निशन जो होता है, जो हर किसी में नहीं देखने को मिलता। कौन है आज के टाइम पे जो आज ये बोलता है कि भाई मैं निकल के जाऊंगा एंड आई एम रेडी टू डाई फॉर दिस कंट्री, है ना? हर किसी को दिखता है भाई मेरे माँ बाप पहले ये सेफ्टी और ये सब। तो उसमें कुछ ऐसे लोग होना कि जो ये बोलते हैं कि हमें तो मरना है देश के लिए। तो अब ये बहुत बड़ी बात ना लगे भले किसी को, बट तुम उस बंदे से सुन लोगे ना। जो इंसान या जो परिवार खोता है अपनी किसी फैमिली मेंबर को, वही समझ सकता है बस, और इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर उसको नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उस तुम बंदे से वो चीज़ सुन लो कि मुझे इस देश के लिए मरना है। जो मैं बोल रहा हूँ तो बहुत नॉर्मल लग रहा हो भले, बट इन जनरल जो उस चीज़ को फील करके तुम्हारे सामने उस तरीके से जब बोलेगा ना, तुम्हारे अंदर भाई, मेरे को गूज बम्स आ गए थे उस बात को सुन के। उस पूरा एक वर्ड जो सेंटेंस उन्होंने बोला ना, भाई अंदर से वो हो गया था भाई ये है। जब 14 फरवरी को 2-3 साल पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो मैं और ये कोचिंग से आ रहे थे, और यहीं भी ऐसे रोड की बात है, यही बात हमने देखा था कि एक पूरा काफिला जा रहा पूरा था, काफिला इसमें शायद उनकी बॉडी भी थी, जिनकी ये नहीं पता किस किस फौजी की थी, लेकिन उसके आगे और पीछे जो पूरा जा रहा था ना काफिला, वो देख करके आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो क्या हमारी लक था हमारा कि हमने वो देख लिया। उसके आगे पीछे ऐसा एनवायरनमेंट मैंने कभी नहीं देखा। वो जो पब्लिक के अंदर जो गुस्सा था ना उस टाइम पर, वो ऑल ओवर इंडिया में दिख रहा था। और उसके बाद जो एक्शन हुआ, उसके बाद सबको खुशी भी हुई कि एटलीस्ट इनकी डेथ को एक रेस्पेक्ट तो मिली। सही बात। और वो छोड़ो ना, हम लोग जो वहाँ गए थे वाघा बॉर्डर, ये इसने लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया। गॉड, इतनी धूप थी,
हम वहाँ पे 3 घंटे बैठे रहे इंतजार करते हुए, बट द मोमेंट इट स्टार्टेड, जब वो हो गया पूरा खत्म होने तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहा होगा जो मेरे को गूज़बम्प्स ना आए हो। एक इंसान का गला नहीं होगा। वो एक स्लैंग जब वो इंसान सामने से बोल रहा है वंदे और पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है, वो एक इंसान कितने लोग होंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली भाई कुछ कैपेसिटी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार लोग तो होने चाहिए थे शायद। उससे ज्यादा ही होंगे। उससे ज्यादा होंगे ना भाई वो एक लोग इंसान। छत पे चढ़ जा रहे हैं यार, वो बूस्ट देख रहे हो आदमी के अंदर, के आदमी मना कर रहा है कि ऊपर नहीं चढ़ना, वो चढ़ चढ़ के ऊपर चले जा वो रहे हैं। एक आदमी पूरे क्राउड को कंट्रोल कर रहा है, वो एक आदमी। वो चीज वो अलग थी भाई। वो और वहाँ पे मालूम चल गया, सामने जब दिखता है ना कि कौन सी कंट्री है और क्या है, फिर तुम्हें लगता है कि इंडिया क्या चीज है। वहां जाके पता लगता है कि इंडिया असल में है क्या, और सोचो और इंडिया के लोग कैसे हैं। हम तो वहाँ पे खड़े थे, नहीं हम तो मतलब खड़े बोल रहा हूँ, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे 1 दिन के लिए। वो इंसान वहाँ पे वो चीज़ रोज करता है उसी एनर्जी के साथ, उसी बूस्ट के साथ, कि इंसान उसको देख के ना अंदर से आग जल जाती है कि भाई साहब मुझे मरना है इस देश के लिए। अब भले ही अब हम टेक्निकली जाके तो भाई मर नहीं पाएंगे, है ना हमारे अंदर वो परसिवरेंस है या पेशेंस है, बट तुम एक ऐसे सोल को देखते हो ना जिसके अंदर इतनी पावर है, इतनी फायर है, उस एज में भी वो इंसान जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्राउड के साथ उसका काम कैसा है, वो क्या कर सकता है। क्योंकि हमें जितना जानकारी होगी इतना तो समझ में आ गया कि एक शोल्डर जो होता है वो किसी भी इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल, वो जिस तरीके से ट्रेंड होते हैं, तो उसमें वहाँ पे वो क्राउड को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे ना, इन अ गुड वे, है ना, वो देख के भाई मज़ा आ गया था। और वो मेमोरी है वो हमारा, वो एक डिसीजन जो था। अपने घर में क्या इकोसिस्टम रखता है क्या सोच सकते हैं। बस वो चीज़ तो भाई अलग ही यहीं से एनवायरनमेंट निकलते हैं था। अगली जनरेशन के फौजी भी। और यही रीज़न है कि जो बोल रहा है कि जो नॉर्मल सिविलियन फैमिलीज और एनवायरनमेंट में अंतर होता है कि क्यों नहीं निकलते वहाँ से लोग, शायद ये एक रीज़न। हाँ भाई बिल्कुल होता है क्योंकि ये एक रीज़न भी है। और इसमें एक सबसे मज़ेदार फैक्ट ये है कि तुम लोगों ने अभी देखा होगा, कुछ 1 साल पहले एक स्टडी आई थी, उसमें एनडीए की पूरी स्टडी थी कि एनडीए कौन ज्वाइन करता है। हाँ। उसमें सिर्फ अराउंड 20% या मतलब मुझे करेक्ट नंबर नहीं याद, 80% लोग ऐसे थे जो सिविलियंस थे, और बस 20% लोग ऐसे थे जो आर्मी बैकग्राउंड से थे। ऐसा भी नहीं है कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट वो मैं उन लोगों को एक्सेप्शन कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब बाहर देख के सिविलियंस में कि ज़्यादातर लोग इज्जत करते हैं। नहीं मैं पर आप ये देखो ना, सॉरी एनडीए मैं में, बात काट रहा हूँ एनडीए यहाँ में पे। कितने लोग नहीं, मैं कैंडिडेट्स नहीं, होते मैं- 400 मैं इस चीज़ के लिए नहीं, लेकिन मैं बात काट रहा हूँ। जैसे तेरा कभी सपना था कि तू आर्मी ज्वाइन करे? था, जब भी तो एनडी का एग्जाम दिया था। चलो वेरी गुड, पर अब लगता है कि वो चीज़ इतनी आसान नहीं थी जब दिखती अच्छी थी बात है, जितनी। बट हाँ। मैं अपने उसमें बता रहा हूँ जितने लोगों को मैंने देखा है, एनडीए फिलहाल इस टाइम पे एनडीए इज लाइक कोटा जाना, है ना। बहुत लोगों को इस चीज की क्लैरिटी ही नहीं है कि उन्हें आर्मी क्यों ज्वाइन हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत लैक ऑफ उस एज पर कि 11th 12th है। हाँ, तो अब उनके लिए क्या exam एनडीए देना एक है। एग्जाम है बस, तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। 80% लोग बच्चे मतलब ऐसे ही होते हैं। मैं जो ये नहीं बोल रहा ऐसे कर 80 देते हैं। होंगे, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि उस 80 में से कम 30% तो होंगे ही होंगे जो जो बस सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हाँ। और नहीं तो 80% पूरा हम लोग मिला के ये कह सकते हैं कि जो सीरियस नहीं है, मतलब सीरियस 20% बच्चे ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो बिल्कुल एक डिफरेंस होता है। किसी जो सीडीएस थे या जो अभी जो सीडीएस बने मेरे ख्याल से, जो आर्मी के शायद आर्मी के जो मेजर हैं इस समय 3 डिफेंस के वो होते हैं ना, टॉप ऑफ द वो होते हैं। जो सीडीएस है अभी, सीडीएस के बाद जो 3 होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिपेंडेंस डे पर और 26 जनवरी पर इंडिया गेट पर रहते हैं, एक नेवल और एक एयरफोर्स और चीफ, हाँ चीफ जो होते हैं, चीफ्स कहते हैं हाँ उनको। हाँ। तो उनमें से शायद आर्मी के चीफ ने कहा था कि जो अग्निपथ स्कीम आई थी, जो काफ़ी उसके बारे में हल्ला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आर्मी की जो जॉब है ये जॉब नहीं है। आप इसको नौकरी के पर्पज से सोच के देख रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं आने की। इसके लिए आपको अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है। तो वो चीज़, उस बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तेरी बात। बिल्कुल सही बात है भाई, उस चीज को मैं जो उन्होंने कहा था, ये बिपिन रावत जी ने कहा था। हाँ, मुझे शहीद हो गए मुझे होंगे, बिल्कुल, जिनका बिल्कुल, हेलीकॉप्टर हाँ। क्रैश हो गया था ना। मुझे शायद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हाँ, मुझे शायद ये भी ध्यान है कि उनके बाद जो
चीफ थे आर्मी के, उन्होंने भी शायद ये बात कही है। मुझे ये हर कोई जनरल बिपिन रावत का नहीं पता, ऑलमोस्ट हमारे क्योंकि उस Most स्कीम of- के आने mostly के senior बाद ना, officers ने हाँ, कहा है ये। उस स्कीम के आने के बाद काफी वो हुआ था, विवाद तो हुआ था उस पर। मतलब क्या, जैसे तू प्रिपरेशन करने अभी गया हुआ है तो वहाँ के सारे आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं और जो कर भी रहे हैं आर्मी की तैयारी, तो उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, मतलब इस कुछ स्कीम को इस लेके? स्कीम को लेकर थोड़ा सा बता। अग्निपथ स्कीम के लेके रिस्पांस, जैसे हम लोग जहाँ पे मैं तैयारी कर रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादातर बंदों का रिस्पांस मेरे रिस्पांस से मैच करता है। कि जैसे अगर तुम अग्निपथ स्कीम को देखना चाहोगे ना, एक जैसे किसी वैसे आदमी के मतलब कोई आदमी जैसे है ना, इसका सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा तो, कि अगर कोई अपने सेल्फिश तरीके से देखेगा इसे तो उसके लिए तो भाई ये स्कीम बढ़िया नहीं है। बट अगर कोई देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा इसे, सर्व करने के से लिए, अगर देश तो के उसी पॉइंट ऑफ के व्यू लिए है ये। उसके लिए से बहुत बढ़िया स्कीम है। क्योंकि इस स्कीम का मेन मोटिव ये है, एक तो एज कम करना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार आर्मी की नौकरी मिल गई तो चलो फिर अब तो मौज ही मौज है, अब सब कुछ हो गया, अब कुछ है नहीं, पेंशन मिलेगी ये वो वगैरह वगैरह बाकी चीज। बाकी अब ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि यार देखो, तुम लोग अगर इतना जियो पॉलिटिक्स में जाओगे अंदर, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर चाइना को ही ले लो, अपने आस पड़ोसी, ये जो पाकिस्तान है, ये मतलब जितने भी हैं अपने, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इनने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लेवल पे ले जा रखी है। नो डाउट हमारी ग्राउंड फोर्सेस आर्मी या फिर ग्राउंड रियलिटी में हमसे कोई नहीं जीत सकता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जैसे ही हम ट्रेन होते हैं और जैसे टेरेंस में और जैसा हमारा एक्सपीरियंसड है, हमारे पास जैसे ऑफिसर्स है, जैसे जवान है, उनके मुकाबले अमेरिका या यूएई कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना जानते हैं और हर तरह के क्लाइमेट में हम लोगों को एडजस्ट करने की आदत हाँ। बिल्कुल। हालांकि ये चाइना रशिया ये लोग और भी करते हैं, और भी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में एडजस्ट कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता ग्राउंड फोर्सेस में हमसे कोई जीत सकता है। बट मेन बात आती है आजकल ग्राउंड से हटके टेक्नोलॉजी की, कि तुम्हारे पास एयरफोर्स की पावर्स कितनी है, फाइटर जेट्स कितने हैं, सबमरीन्स कितने हैं, इंडियन नेवल शिप्स कितने हैं, और जो इंटरसेप्टिंग डिवाइसेस होती हैं कि सामने वाली जो ब्रह्मोस हाँ, एंड ऑल दीस थिंग्स, हाँ ये सब चीज़ें ये डेवलप हो रही हैं। डेवलप अब जैसे ही मैं पर्सनली नाम लेना चाहूँगा, मुझे पर्सनली मोदी जी सही लगते हैं, क्योंकि मोदी जी इंडिजिनसली डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका क्या है, बाहर से कम लो, अपने में अंदर ज़्यादा बनाओ। उसमें क्या है कि देखो, अगर तुम लोग ये भी कर रहे हो कि बंदे इंडक्ट कर लिए, और जैसे हमारी पॉपुलेशन और जैसा देश का हाल चल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको तनख्वाह भी दो, डबल तनख्वाह दे रहे हैं, और फिर पेंशन भी दो, उसमें कितना रुपया जा रहा है। इससे अच्छा उसको थोड़ा कम करके या फिर इसका पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा जो आप एक्चुअली बॉर्डर पे करना हाँ। चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए मेन। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सबको पता है ग्राउंड रियलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना टैग से पड़ेगा, और टैग के लिए हमें फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ये सबमरीन्स वगैरह बहुत ज़रूरी है इनको डेवलप करना। ये डेवलप तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा कहीं ना कहीं कटौती तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं जवानों की तनख्वाह बिल्कुल कम कर दो या वो कर दो, बट उतनी रखो जितने में वो मतलब टेक्निकल जो मतलब ग्राउंड रियलिटी उसको एक्सेप्ट करो इंसान, ये नहीं है कि मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठ जाओ। हाँ मैं बिल्कुल किसी बात सही है। बहुत बड़े आर्मी के मेजर जनरल, कोई इनका मैं नाम भूल गया, किसी पॉडकास्ट पे सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज इस रूम में हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे फोन्स इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, इतने सेंसर्स हैं कि ये जो बात कर रहे हैं हम, ये रिकॉर्ड जब तक खत्म होगी उससे पहले कोई और सुन रहा होगा इस चीज़ को। तो हमें ऐसी डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी जो इंटरसेप्ट ना हो पाए। कम्युनिकेशंस जैसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो कैप्चर हो पाते नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं ये टैप हो सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट फोन्स होते हैं शायद वो भी हो सकते हो, आजकल ऐसी टैग आ चुकी है। तो उन्होंने ये कहा कि आज के टाइम में और अगले 10 सालों में, 5 सालों में वही आगे है जो ट्रेसेबल नहीं है। कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने एनिमी या किसी से भी या अपने ही लोगों से, वो ट्रेसेबल ना हो। अगर वो ट्रेस हो रही है तो आपका एनिमी आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सही बात है। अगर अगर हमें तुम्हें इन चीज़ों मालूम पे है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतनी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी कि कैसे ना कैसे करके हम टेक में ज़्यादा आ गए हैं। क्योंकि कह रहे मैन पावर ठीक है हम पे बहुत है, सही बात है भाई, इंडिया में कमी नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास सबसे बेस्ट आर्मी, सबसे बेस्ट नेवी, एयरफोर्स है, कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम टेक में कितना पीछे हैं। चाइना अंधा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वही है अल्टीमेटली बात वही आ जाती है। तुम बड़ी चीज़ देख रहे हो, लेकिन अब तुम आ जाओ बेसिक्स पे कि इंडिया जितनी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, बस 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 आदमी को फिर चाहे वो फौज की नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट, कैसी भी हो, उसे फिर नौकरी ही चाहिए। नौकरी उसका मेन फोकस ये है कि वो नौकरी की तरह देखता है उसको, बजाय कि एज
कुछ और। क्योंकि हमारी पता है हमारी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दोनों ही एक है, वो है पॉपुलेशन। है ना? बिल्कुल, इसे चाहे तुम अच्छे के लिए यूज कर लो या हाँ, फिर या बुरे वैसे के ही। क्योंकि तुम कुछ भी सोच लो, आज लोगों में जो आक्रोश हुआ था उस चीज को लेकर, वो क्यों हुआ था? उनको यही तो लग रहा था जॉब्स चली गई, पॉपुलेशन को जॉब्स नहीं मिल रही। वहीं पे इंसान के पास, इंडिया के पास सबसे बेस्ट आर्मी क्यों है? क्योंकि इसके पास कैंडिडेट्स बहुत हैं, लोग आके सामने से विलिंगली करने वाले बहुत हैं। अब जैसे ये जो यूक्रेन और रशिया वाला वॉर हो रहा है, वहां पे देखने को मिल रहा है कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज को भी उतार दिया वॉर में, उस एक्सट्रीम तक चला गया है, वो कंडीशन ऐसी हो वो चुकी तो है। मुझे थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली हाँ, चीज है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नहीं लगता। नहीं, वो मुझे फेक ज्यादा लग रही थी मैं वो चीज़। चीज नहीं बोल रहा कि वो सही है या फेक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास उस लेवल तक हाँ। जाने की कंडीशन नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे पास मैन पावर मैन पावर है। मैन पावर इतनी है हमारे पास। मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो तो जो है वो है, उस पे तो कोई वो नहीं करनी है मेरे को। और एक इसका एडवांटेज ये भी रहेगा अग्निपथ का कि जैसे पहले बंदे, मतलब मैं मान रहा हूँ गाँव के बंदे थोड़ा लिटरेट कम होते हैं, या फिर एक फौज को पॉइंट ऑफ व्यू रख के सिर्फ फिजिकल की तैयारी करते हैं और रिटर्न तो क्योंकि फिर हाँ, हमने खुद निकाल ही देखा है लेते कि दौड़ लगा रहे हैं सुबह से, इतनी हाँ। मेहनत कर रहे हैं भाई बहुत वो ज्यादा लोगों की मेहनत ऐसा नहीं है कि मैं उन वो लोग के मेहनत साथ नहीं कर दौड़ा हूँ रहे हैं। भाई, हाँ। दोपहर को भाई साहब बड़ी दोपहरी में 2-2 3-3 बजे दौड़ रहे हैं, और भाई साहब ऐसा नहीं कि सुबह दौड़ शाम हाँ प्रैक्टिस करते हैं। 6-6 7-7 8-8 10-10 किलोमीटर कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। हम भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए उनके साथ। वो एक ट्रैक उसमें ही 7 दौड़ना चालू किया है, वो इंसान हमसे 2 लैप आगे है। बिल्कुल करते हैं, गांव के बंदे बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं। बट अब इससे मुझे एक एडवांटेज ये लगता है कि गांव का बंदा अगर फौज में जाएगा भी ना, अब जो आक्रोश था वो आक्रोश सब हो गया। अभी भी अग्निपथ बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जाके देखो खूब भीड़ आ रही करेंगे है, वो तो। खूब कर रहे हैं। लेकिन एक जो इंसिडेंट आया था ना कि ट्रेनें जला दी और वो- तोड़ दिया, तो वो उससे ये बात उठ के आ रही थी, क्या ये सच में एस्पिरेंट है आर्मी में जाने लायक? हाँ, तो कि वो जो तो है ही देश बात। की ही प्रॉपर्टी को Destroy कर रहे हैं। इतना जो केओस मचा रखा था कि ये ट्रेनों की सीट अंदर से इतनी बुरी तरह जला दी, प्रॉपर वो प्लानिंग से हुआ था। अब वो शायद उसमें पॉलिटिकल एंगल भी था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वही बात आती है। फिर वही है ना, ये जैसे अब गांव के बंदे अब ज्वाइन भी करेंगे ना, अब जैसे इसमें ये कर रखा है कि सबको पता है 25% बंदे परमानेंट होंगे, तो बंदे क्या करेंगे अब, हर चीज़ पे ध्यान देंगे, मतलब अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। 4 साल नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ पे ध्यान देंगे। उन्हें पता है कि 4 साल बाद कुछ ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट हो जाऊँ या ना हो, तो उससे क्या है बंदे पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे और जगह भी फोकस रखेंगे। उससे क्या अपने इनडायरेक्ट वे में देश को ही फायदा होगा। ये नहीं है कि एक बार फौज में घुस गए तो वो बंदा फिर छोड़ देता सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता है कि एक बार घुस गए तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी, चल रहा है उसमें, देश के रिसोर्सेज भी गए, पेंशन भी गई, सब कुछ जा रहा है। अब वो मतलब एक तरह से फ्री का वो ले रहा है, गवर्नमेंट का पूरा बहुत खर्चा हो रहा है उसमें। अब बंदे क्या है कि अब बढ़ना चाहेंगे, मतलब एक तरह से प्रोग्रेस करना चाहेंगे। एक गांव का बंदा भी अब सोचेगा कि यार पढ़ना तो पड़ेगा भाई, 4 साल बाद कुछ पता नहीं है, तो वो पढ़ेगा। ये हर जगह हो रहा है, ये आईटी सेक्टर में भी हो रहा है, प्राइवेट में, कि अगर आप हर 5 साल के अंदर अपग्रेड नहीं हो रहे हाँ, तो आपके संग प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा फिर देश भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक लोग कॉम्पिटिटिव होंगे ना, उससे क्या इनडायरेक्ट वे में खुद का भी फायदा हो रहा है और देश का भी फायदा हो रहा है, बंदा खुद तो फायदा हो ही रहा है। एक चीज तो है, देखो तुम चाहे कितनी भी वो, मतलब ये चीज बिल्कुल सही है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं अलग से बोल रहा हूँ। जैसे हमने वो बात बोली ना कि लोगों ने ट्रेन वगैरह जला दिया, ये सब किया, हकीकत तो ये है कि जो बंदा केपेबल है ना, वो आज नहीं तो कल लगी जाना है, और उसको मालूम है वो चीज। ये जो नाटक नौटंकी जितने भी करने वाले हैं ना, ये वो हैं जिनको मालूम है हमारा कुछ नहीं होना है, तो यही कर लेते हैं, हाँ, लोग मेहनत से बचना चाह रहे हैं, है ना? क्योंकि हकीकत पहले बात है भाई ये। वही, क्योंकि पहले हर लोग क्या चीज था, में। क्योंकि जिसको मालूम है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल नहीं निकला परसों निकलेगा, ये नहीं निकला कुछ और निकलेगा, तो वो काम करेगा अपने ऊपर। वो अपना रास्ता इस चीज में नहीं तो किसी और चीज में हाँ, ढूंढ ले। अपने ऊपर। ये जो चीजें है ना, ये जो हरकतें करने वाले, तो ये तो वो हो जाते हैं कि और जिनको मालूम है कि कुछ नहीं होना। जो इतना सेंसिबल है कि अगर चलो मेरे को आर्मी के लिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, या नेवी, और फॉर दैट मैटर एयरफोर्स, किसी भी चीज़ के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, तो वो इतना सेंसिबल है कि अब मुझे दूसरा ट्रैक कहाँ ढूंढना है, बजाय कि हल्ला शोर मचाने के, या फिर ये सोचने के कि सरकार को कोसना, या क्योंकि अगर आज के 5 साल बाद ये गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई और गवर्नमेंट वो कुछ ऐसा ले आती है जो इससे भी बुरा है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो, फिर क्या होगा? या फिर जैसे अभी होता आया था बीच में कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, या एग्ज़ाम्स की अनाउंसमेंट हो गई, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, वो चीज़ भी है। फिर आप उस चीज़ को कहाँ लेके जाओगे? तो ये जितना प्रॉब्लम आप देखोगे और डीप में ही है तो इंडिया में,
हर चीज छोटी जितनी दिखती है आप उसके अंदर पहुंचते हो तो और बड़ी होती चली जाती है। ये एक बहुत सुंदर बात कही गई थी एक टीवीएफ सीरीज में अच्छा, कि हाँ बोलो, कॉपीराइट लग जाएगा इसमें। नहीं नहीं भाई भाई प्लीज भाई, गरीब आदमी लोग। ठीक है। नहीं, उन्होंने यही चीज बोली थी ना कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, अगर तुम प्रॉब्लम से फोकस करते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पे बैठाया इसलिए गया है कि तुम सॉल्यूशंस खोजो इस चीज़ के, है ना? तो वो हर इंडिविजुअल की अपने लेवल पे वो है, तो तुम प्रॉब्लम से ये देखोगे ठीक है हमें मालूम है कि ये चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन तुम अपने इंडिविजुअल लेवल पे किस चीज़ को सुधार कर पा रहे हो ये भी तो देखो। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे वही क्लीननेस वाला, ठीक है, आर्मी एरियाज में क्लीननेस रहती है, तो वो चीज़ अपने जो जनरल सिविल एरियाज हैं, नॉर्मल एरियाज, वहाँ पे क्यों नहीं रह पाती है भाई? तुम फिर उसके बाद बोलते हो कि नगर निगम की गाड़ी नहीं आ रही है भाई, है ना? क्यों भाई? इस चीज़ को तो इंसान, नगर निगम की गाड़ी तो भाई अभी तो कुछ टाइम पहले से चलना चालू हुई, उससे पहले तो नहीं थी भाई, उसके बाद कैसे हो रहा था फिर वहाँ पे काम? तो इस लेवल पे इंसान सोचना नहीं चाहता है। अब ये बात ऐसी है कि भाई हर कोई बोल देता है कि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, हर 6th क्लास के बच्चे की भी बुक किताब में ये लिखा हुआ रहता है, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, पानी को ढक के रखो। और वही बच्चे फिर बाद में कुछ खाएंगे वहीं फेंक देंगे, या ट्रेन में कोई कहीं जा रहा है फेंक दिया, तो खुले में कर दी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है ना फिर वो। नहीं छोटी छोटी चीज़ें ही आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ तो आपको देख के आपके संग का दोस्त भी लेके आए। हाँ यही चीज़ है। और वहीं से चेन बनती है। कि मेरी दीदी है, बहुत छोटा था जब मैं ऐसी चिप्स का पैकेट फेंक रहा था, क्योंकि वही सबका हैबिट वही है, फेंक कह रही नहीं तुम जैसे कह रहे हो अरे एक से क्या हो जाएगा मैंने फेंक दिया, सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, बिल्कुल सही बात सब है। लोग ऐसे ही फेंकते हैं, और फिर उतना कचरा फिर कहते हैं ये लोग कचरा इतना करते क्यों है। हाँ और क्या, नहीं तो उसी पे दिमाग में आया तो वो चीज़ उसके तो यार। बाद से जो फिर वही स्वच्छ भारत की अभियान जो है कि नहीं कचरा नहीं करना, तो कचरा अगर तुम साफ नहीं कर रहे हो झाड़ू लेकर के तो एटलीस्ट गंदा भी मत करो। तो मतलब बेसिक पॉकेट में रख लो, बेसिक लेवल पे अपने लेवल पे तुम सुधार करने की कोशिश करो। सीधा ये है मतलब कि आज ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम लेके सीधा झाड़ू लेके निकल जाओ, बहुत बढ़िया बात। हमारे घर के बगल वाले और बगल वाले घर में भी एक फौजी रहते हैं, उनका ये रूटीन है, वो बंदा जब भी घर आएगा अपने घर के गेट से लेके, ये पार्क है ना गोल वाला, देखा है, वो पूरा साफ करता है, बगल वाला प्लॉट पूरा काट देगा, घास काट देगा इंसान। बिल्कुल हाँ, ये हमारे यहाँ भी ऐसे भाई करते हैं एक इतनी वो एक कहते हैं ना डिसिप्लिन वाली चीज कि कुछ नहीं करना, ये करना है। उसको दिख रहा है कि क्या बनना है ये, उसको नहीं बर्दाश्त नहीं होगी, उसको तुम कीड़ा कह लो या डिसिप्लिन कह लो, उसको कुछ भी ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। अब इंसान इन चीजों से सीख सकता है यार, बहुत कुछ सीख सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम एकदम अडेप्ट कर लो कि उसकी तरह एकदम पागल ही बन जाओ कि भाई साहब लगा हुआ है इंसान, ठीक है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अपने वो काम है, बट तुम उस चीज़ को थोड़ा बहुत तो उस चीज़ से सीख सकते हो ना, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फिर तुम ये बोलने के लिए हो जाओगे केपेबल कि हाँ भाई सरकार नहीं कर रही है, एटलीस्ट तुम अपने लेवल पे तो कुछ कर रहे हो, तब तुम ये चीज़ बोलो ना कि अरे वो तो करते ही नहीं है, ये चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ तब भी जायज़ हो जाएगी। हाँ ठीक है भैया, बोल सकता है ये इंसान। तो मोहित, अंकित, तुम लोगों से और भी बात करेंगे आगे चल के, आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, है ना? बिल्कुल भाई, अगली बार और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, और जो सुनने वाले हैं उनको भी कुछ अच्छा मिलेगा इसके बाद। चलो, क्या चल रहा है जीवन में मोहित? जीवन चल रहा है। कल से मैं इस शो पे कुर्ते पजामा पहन के आऊँगा। ओह माय गॉड, आपको 1.5 लाख रुपए महीने सैलरी चाहिए है। तो